प्यारे दोस्तों, हम हमारी इस तीसरी इकाई के साथ आगे बढ़ते हुए हम यह देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने अल्प प्राण और महाप्राण इन बिंदुओं का अभ्यास किया था। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अल्प प्राण जिन व्यंजनों में हकार भी ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उनको हम महाप्राण कहते हैं और शेष व्यंजनों को अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा ऊष्म महाप्राण है, जैसे ख, ग, झ, छ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, श, स, ह। शेष व्यंजन अल्प प्राण है। सब स्वर अल्प प्राणी होते। देखिए दोस्तों, हमने देखे थे कि जितने भी हमारे स्वर होते हैं वह सभी अल्प प्राण ही होते हैं। अल्प प्राण अक्षरों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। ख, ग, छ आदि व्यंजनों के उच्चारण में उनके पूर्वातीत व्यंजनों के साथ हकार की ध्वनि मिलती हुई सुनाई पड़ती है तथा ख, क जमा यानी कि अधिक, ह यानी कि उनसे मिलकर बनता है छ, च अधिक ह। उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं में महाप्राण अक्षर ह मिलाकर बनाए गए हैं। हिंदी में कुल मिलाकर 45, हिंदी में ड और ढ के दो उच्चार होते हैं, एक मूर्धन्य दूसरा दृष्टिस। मूर्धन्य उच्चारण नीचे लिखे स्थानों में होते हैं, जैसे कि शब्दों में आदि में, जैसे डाक, डमरू, डग, ढम, डग, ढोल इत्यादि। द्वितीय में जैसे अड्डा, लड्डू, खड़ा ऐसे सुनाई देते हैं या बोलते भी है। स्वर व्यंजनों के पश्चात अनुनासिक स्वरों के संयोग में जैसे जैसे डंडा, पिंडी, चंडू, मंडप इत्यादि। दृष्टिप्स उच्चारण जिनका अग्रभाग उलटकर मूर्धन्य में लगता है और लगने से जो उच्चार हमारे बाहर निकलते हैं, इन अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। दृष्टिस्थ उच्चारण बहुत नीचे लिखे स्थानों में होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। जैसे कि माँ, इस शब्द को अगर हम लिखते हैं तो इस पद के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। विषय आगे शब्दों के माध्यम अथवा अंत में जैसे सड़क, पकड़ना, आड़, गढ़, चढ़ाना इत्यादि होते। ख दीर्घ स्वरों के पश्चात अनुनासिक के व्यंजनों के संयोग में दोनों उच्चारण बहुधा विकल्प से होते हैं। मुंडना, मुंडन, खंडा, मेढा, मेंढा इत्यादि। ड, त्र, न, म का उच्चारण अपने अपने स्थान और नासिका से किया जाता है। विशिष्ट स्थान से श्वास उत्पन्न कर उसे नाक के द्वारा
निकालने से इन अक्षरों का उच्चारण होता है। केवल स्पर्श व्यंजनों के एक एक वर्ग के लिए एक एक अनुनासिक व्यंजन है। अंतस्थ और ऊष्म के साथ अनुनासिक व्यंजनों का कार्य अनुस्वार से निकलता है। अनुनासिक व्यंजनों के बदले में विकल्प से अनुस्वार आता है, जैसे अंग, कंठ, चंचल इत्यादि अनुस्वार से निकलने वाले हमारे शब्द होते। अनुस्वार के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन अथवा ह हो तो उसका उच्चारण दंत तालव्य अर्थात व के समान होता है। देखिए, जो हमारे दंतस्थ ध्वनि होती है, दंतस्थ ध्वनि यानी कि हमारी जीवा, जब हम दंतस्थ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे वो दंत पंक्तियों को स्पर्श करती है, उन्हें हम दंतस्थ शब्द निकलने वाले कहते हैं। अर्थात दंतस्थ अर्थात वे के समान होते हैं, परंतु श स के साथ उनका उच्चारण बहुधा न के समान होता है, जैसे संवाद, सुरक्षा, सिंह, अंश, हंस इत्यादि अनुस्वार। बीच में लगे हुए कंस में आप देख रहे यह एक अनुस्वार है और अनुनासिक यह अनुस्वार है। उच्चारण में अंतर है, यद्यपि लिपि में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार ही का उपयोग किया जाता है। देखो 39वां अंक, अनुस्वार दूसरे स्वरों अथवा व्यंजनों के समान एक अलग ध्वनि है, परंतु अनुनासिक स्वर की ध्वनि केवल नासिक है। अनुस्वार के उच्चारण में देखो 46वीं, श्वास केवल नाक से निकलती है, परंतु अनुनासिक के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक ही साथ निकाला जाता है। अनुस्वार तीव्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि है, परंतु दोनों के उच्चारण के लिए पूर्वातिर स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे रंग, रंग, कंबल, कुंवर, वेदांत, दंत, हंस, हंसना इत्यादि, यानी कि हमने देखा कि एक बिंदी वाले में और इस अर्धचंद्र लगाए हुए बिंदी में उच्चारण के समय कैसे परिवर्तन होता है। संस्कृत शब्दों में अत्यंत अनुस्वार का उच्चारण म के समान होता है, जैसे वर, स्वयं एवं संस्कृत में होता है। हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है, इसीलिए अनुस्वार का अनुनासिक उच्चारण जानने के लिए कुछ नियम नीचे दिए जाते हैं। जैसे कि पहला, ठेठ हिंदी शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आते हैं उसका उच्चारण अनुनासिक होता है, जैसे मैं, गेहूं, जू, क्यों इत्यादि आते हैं। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक होता है, जैसे जैसे करूं, लड़कों, लड़कियों, हूं, है इत्यादि आते हैं। दीर्घ स्वर के पश्चात आने वाले अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है, जैसे आंख, पांच, ईंधन, ऊंट इत्यादि शब्द बोले जाते हैं। लिखने में बहुधा अनुनासिक अ, आ, उ, में ही
चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके कारण अक्षर के ऊपरी भाग में कोई मात्रा नहीं लगती है, जैसे अंधेरा, हंसना, आंख, दांत, ऊंचाई, कुंवर, ऊंट, करु इत्यादि जो शब्द होते हैं वह आते हैं। जब ई और ए अकेले आते हैं तब उनमें चंद्र बिंदु, और जब व्यंजन मिलते हैं तब चंद्र बिंदु के बदले में अनुस्वार ही लगाया जाता है, जैसे इंद्राया, सिंचाई, संज्ञाएं, ढकी इत्यादि शब्द आते हैं। सु जहां उच्चारण में भ्रम होने की संभावना हो वहां अनुस्वार और चंद्र बिंदु पृथक लिखे जाएंगे, जैसे अंधेरे, यहां आप देख रहे जैसे कि अंधेरे, अंधेरा, हंस, हंस, हंस इत्यादि। विसर्ग कंठ वर्ण है जिसके उच्चारण में ह के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास में मुंह से एकदम छोड़ देते हैं। अनुस्वार व अनुनासिक के समान विसर्ग का उच्चारण भी किसी स्वर के पश्चात होता है। यह हकार की अपेक्षा कुछ धीमा बोला जाता है, जैसे दुख, अंतकरण, छी, हाँ इत्यादि। किसी वैयाकरण के मतानुसार विसर्ग का उच्चारण केवल हृदय में होता है और मुख के अवयव से उसका कोई संबंध नहीं होता है। संयुक्त व्यंजनों के पूर्वहास स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ होता है, जिससे दोनों व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट हो जाता है, जैसे सत्य, अड्डा, पत्थर, पुणे, कुल्हाड़ी, सहयोग। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, इसीलिए उनके संयोग में पूर्व वर्ण अल्प प्राण ही रहता है, जैसे रख, अच्छा, पत्थर इत्यादि। उर्दू के प्रभाव से ज और फ का एक एक और उच्चारण होता है। ज का दूसरा उच्चारण दंत तालव्य और फ का ओष्ठ है। इन उच्चारणों के लिए अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगती है, जैसे जरूरत, फुर्सत इत्यादि। ज और फ से अंग्रेजी के भी कुछ अक्षरों का उच्चारण प्रकट होता है, जैसे जेट, फीस इत्यादि। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण बहुता ज्ञ के दृश्य होता है। महाराष्ट्री लोग उसका उच्चारण दंत के समान करते हैं, पर इसका शुद्ध उच्चारण पाय जो के समान ही होना चाहिए। जो अगली इकाई है वह हम देखने वाले हैं स्वराघात। स्वराघात शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जोर धक्का लगता है उसे स्वराघात कहते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, शब्दों के उच्चारण में जो हम हमारे मुख से जो उच्चारण करने वाले अक्षर होते हैं, जैसे कि उन्हें हम जोर से पूछ कर बोलते हैं, उसे स्वराघात कहते हैं। यानी कि उदाहरणार्थ जब हम देखेंगे ख का हम उच्चारण करते हैं तो हमें ज्यादा जोर देकर वह हमें स्वराघात बोलना पड़ता है। उसके आगे हिंदी में अपूर्व चर्चित 40वां अंक जिस अक्षरों में आते हैं
उसके पूर्वातीत अक्षरों के स्वर का उच्चारण लंबा होता है। जैसे कि अगर हम घर शब्द में अत्यंत ह का उच्चारण अपूर्ण होता है। देखिए घर शब्द में ह का उच्चारण अपूर्ण होता है, इसीलिए उसके पूर्वातीत घ स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ करना पड़ता है। इसी तरह संयुक्त व्यंजनों के पहले के अक्षर पर जोर पड़ता है। जैसे पत्थर शब्द को हमें उच्चारण करने के लिए जोर देकर बोलना पड़ता है। अगर आप भी घर पर एक बार बोलने का प्रयास करेंगे पत्थर शब्द, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि स्वराघात यानी कि बोलते वक्त हमें किस तरह से जोर देकर बोलना पड़ता है। पत्थर शब्द में त और थ के संयोग के कारण प का उच्चारण आघात के साथ होता है। स्वराघात संबंधी कुछ नियम नीचे दिए गए हैं। यदि शब्द के अंत में अपूर्ण चर्चित अ आवे तो उपयांत अक्षर पर जोर पड़ता है। जैसे जो शब्द हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे उन पर यह जोर पड़ता है। घर, झाड़, सड़क इत्यादि शब्द हमें स्वराघात के साथ ही बोलने पड़ते हैं। यदि शब्द के माध्यम भाग में अपूर्ण चर्चित अ आने वाला तो उसके पूर्वातीत अक्षर पर आघात होता है। जैसे अनबन, बोलकर, दिन भर, यानी कि इन शब्दों में हमें अनबन दिखाई देती है। संयुक्त व्यंजनों के पूर्वातर अक्षरों पर जोर पड़ता है। जैसे कि संयुक्त यानी कि उसे हम मराठी में जोड़ अक्षर कहेंगे, तो उन्हें हम हिंदी में संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे कि हल्ला, आज्ञा, चिंता इत्यादि शब्दों का हम बोलते हैं तो पूर्वातीत अक्षरों पर जोड़ पड़ता है। आगे विसर्गयुक्त अक्षरों का उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे जिन अक्षरों के बीच में विसर्ग होते हैं ऐसे शब्दों में पहला शब्द है हमारा दुख, अंतकरण, अंतस्थ। ऐसे जो शब्द आते हैं उनके बीच में विसर्ग युक्त होते हैं, वह हम उच्चारण झटके के साथ करते हैं। यौगिक शब्दों में मूल अवयव के अक्षरों का जोर जैसा का तैसा रहता है। जैसे कि गुणवान, जलमय, प्रेम का सागर। ऐसे शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। शब्द के आरंभ का अ अभी पूर्ण उच्चारित नहीं होता। जैसे कि घर शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो उसके बीच में जो ह आता है उसका उच्चारण हम पूर्णतः नहीं करते हैं। प्रयोग के तौर पर आप भी घर, सड़क, कपड़ा, तलवार जब यह शब्द बोलेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ह शब्द का उच्चारण हम पूर्णतः नहीं करते। संस्कृत शब्दों में ई, उ, वा, रु के पूर्वातीत स्वरों का उच्चारण कुछ लंबा हो जाता है। जैसे कि हरि, साधु, समुदाय, धातु, पितृ, मातृ इत्यादि स्वरों का जो उच्चारण होता है कुछ लंबा हो जाता है। यदि शब्दों के एक ही रूप से कई अर्थ निकलते हैं, देखिए प्यारे दोस्तों, यदि शब्द के एक ही रूप से कई अर्थ निकलते हैं तो इन अर्थों का अंतर केवल स्वराघात से ही जाना जाता है। जैसे कि बड़ा शब्द विधि काल और सामान्य भूतकाल दोनों में आता है। इसीलिए विधि काल के अर्थ में
बढ़ा के अत्यंत आ पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार की संबंध कारकों को श्रीलिंगी विभक्ति और सामान्य भूतकाल का श्रीलिंगी एक वचन रूप है। इसीलिए क्रिया के अर्थ में की का उच्चारण आघात के साथ होता है। हिंदी में संस्कृत के समान स्वराघात सूची करने के लिए चिन्हों का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जो हिंदी में देवनागरी वर्णमाला का कोष्टक है, यह हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वह हम देखेंगे। अघोष और घोष, नासिका, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, इस तरह से अघोष में हम देखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, और ऊष्म में हम देखते हैं महाप्राण, महाप्राण। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वह अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, उसमें अनुनासिक होते हैं, यह घोष में आते। और स्वर में हम देखते हैं अंतरस्थ, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अभी इसमें कंठ से निकलने वाले जो अघोष और स्पर्श कर आने वाले शब्द होते हैं, उनमें आते हैं क का जब हम उच्चारण करते हैं क, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जीवा होती है वह कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है। अभी तालव्य का इस का उच्चारण हम करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हमारी जो जीवा होती है वह हमारे तालव्य को स्पर्श करती है। उच्चारण के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं च, यानी कि हमारी जो कठिन तालव्य होती है, जो खड़बड़ी होती है, उससे वह स्पर्श करती है। मूर्धा का जब हम ट शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो मूर्धा को हमारी जीवा स्पर्श करती है। दंतस्थ शब्द यानी कि त शब्द का आप अगर उच्चारण करते हैं तो आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा कि त शब्द का उच्चारण करते वक्त हमारी जो जीवा होती है वो दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। ओष्ठ शब्दों में आता है प का उच्चारण आप करके देखिए, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि प शब्द का उच्चारण करते वक्त हमारी जो जीवा और ओठों का आकार किस तरह से हो जाता है। उसी तरह से महाप्राण यानी कि जिन शब्दों को उच्चारण के लिए हमें लंबा स्वर निकलना पड़ता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। उसमें है ख, झ, ठ, थ, फ, यह महाप्राण में आते हैं। और ऊष्म में महाप्राण श, श और स। प्यारे दोस्तों, जब आप प्रयोग के तौर पर इनका प्रयोग कर देखोगे तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इनका उच्चारण करना पड़ता है। तो अगली इकाई में हम संधि इस बिंदु के साथ जुड़ते हुए दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।